नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। वैसे तो यूपी में हर चुनाव बड़ा चुनाव हो जाता है, क्योंकि यूपी प्रदेश नहीं देश है। कर्नाटक में जब विधानसभा चुनाव हो गए तो वहां तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियों ने, न्यूज़ चैनलों ने मिलकर उसके एग्जिट पोल किए। यूपी में भी बड़ा चुनाव हो रहा है। करीब 5.5 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक के वोटर हैं। 17 नगर निगमों में यानी मेयर चुने जा रहे हैं। पहली बार हो रहा है, इससे पहले 16 मेयर होते थे। किसी एजेंसी ने यहाँ एग्जिट पोल नहीं कराया कि कौन सी सीट पर किस पार्टी का मेयर होगा या कितने % वोट शेयर का स्विंग होगा। लेकिन हमने एक प्रयास किया है। आपको मोटे तौर पर जो लोग मुझे, यूपी के लोग जो हैं, जो लंबे अरसे से मुझे देखते रहे हैं, जानते हैं, मैंने भी प्रयास किया है कि कम से कम यूपी में जो निकाय चुनाव, देखिए यूपी में सबसे बड़ा चुनाव हो जाता है लोकसभा की, जहाँ 80 सीटें हैं, विधानसभा की वो इस बड़ा चुनाव है, और ये लोकल बॉडी का चुनाव भी जो है वो बहुत बड़ा चुनाव माना जाता रहा है। आप देखिए ना, क्या वजह थी कि पूरी बीजेपी जो है, योगी आदित्यनाथ ने इस बार कर्नाटक में उतना प्रचार नहीं किया जितना यूपी में किया। वो वाराणसी में 3-3 बार चले गए, अयोध्या में 2-2 बार चले गए, दोनों डिप्टी सीएम ने खूब चुनाव प्रचार किया। बीएसपी की चीफ मायावती कहीं गई तो नहीं, आमतौर पर वो नहीं जाती हैं। अखिलेश यादव ने भी मेट्रो से लेकर रोड शो तक किया, कई जगहों पर जाकर चुनाव प्रचार किया। हमने एक ईमानदार कोशिश की है कि ये जो 17 मेयर के चुनाव हैं, चूँकि नगर पालिका परिषद या फिर नगर पंचायत या कॉरपोरेटर, जिसको आप पार्षद के नाम पर से जानते हैं, उनके बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है। हमने ये प्रयास किया है कि जो 17 जगहों पर मेयर कैंडिडेट हैं, मेयर के चुनाव हुए हैं 2 फेज में, अलग अलग फेज में। आज सेकंड फेज में 7 मेयर के चुनाव के लिए मतदान का काम खत्म हो गया है। पहले फेज में 10 मेयरों का चुनाव हुआ। उनके बारे में, उन जगह पर मौजूद हमारे साथियों से बातचीत करके हमने भी यूपी के निकाय चुनाव के लिए एक एग्जिट पोल तैयार किया है। आज हम वही आपसे साझा करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। 13 मई को जब यूपी के निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे, उससे पहले हम एग्जिट पोल लेकर आ रहे हैं। ये भी एक तरीके के नतीजे हैं। नतीजे ना भी हों तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से हमने कोशिश की है कि कम से कम संकेत तो मिल जाएंगे कि फलाने सीट पर किस 2 पार्टियों के बीच में, 2 उम्मीदवारों के में टक्कर है और किसको बढ़त है। हो सकता है थोड़े बहुत का फेर हो, क्योंकि ठीक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। हमने कोई सैंपल साइज लेकर सर्वे तो नहीं कराया, लेकिन हमने कुछ लोगों से बात करके, चूँकि हम खुद भी निकाय चुनाव को लेकर कई शहरों में गए, उस आधार पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन चुनिंदा सीटों से जो या तो किसी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई हैं, या फिर वो विवादों में रहीं बागी उम्मीदवारों की वजह से, या फिर किसी और वजह से। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से। वाराणसी मतलब बनारस। बनारस में कोई भी चुनाव होता है ना, वो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार क्या हुआ वाराणसी में कि बीजेपी के टिकट के लिए बहुत बड़े बड़े नेता लाइन में लगे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि टिकट मिल जाएगा तो हम मेयर बन जाएंगे, जीत की गारंटी तो तय है। ठोक बजाकर एक नाम जो आया टिकट के लिए, बीजेपी का टिकट जिनको मिला, उनका नाम जो है वो है अशोक तिवारी। ये नाम सुनकर कई लोग चौंके भी, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में लगे थे, लेकिन टिकट मिल गया अशोक तिवारी को। अब अशोक तिवारी को टिकट मिला बीजेपी की तरफ से। समाजवादी पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश सिंह हैं, जो स्टूडेंट लीडर रहे लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी में हैं, उनको टिकट मिल गया। और कांग्रेस ने अनिल श्रीवास्तव को दिया। ये जो अशोक तिवारी हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत जो तन्मय हैं, उनकी मदद से अशोक तिवारी को ये टिकट मिल गया। हालांकि वो संगठन में भी हैं, लंबे अरसे से हैं, लेकिन उसके बाद जो लोग टिकट के दावेदार थे, उनमें से कई शुरुआत में, अब तो हालात बेहतर हो गए, शुरुआत में एक तरीके से वो अपने घर बैठ गए थे। कई लोगों ने मुखर विरोध किया, कई लोगों ने गुपचुप विरोध किया। वाराणसी में 100 पार्षद की सीटें हैं, करीब वहाँ पर 53 जो हैं सीटों पर कॉरपोरेटर के बीजेपी के बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ने उतर पड़े। किसी तरीके से हालात को संभाला गया, चूँकि मामला प्रधानमंत्री के इलाके का था,
खुद जैसा मैंने कहा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 3-3 बार वहाँ चुनाव प्रचार करने गए, उन्होंने वोट मांगे। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य ने भी वहाँ कैंपेनिंग की। अलग अलग इलाकों में, जिस इलाके में जिस बिरादरी के वोटर हैं, उस बिरादरी के बीजेपी के नेताओं ने वहाँ कैंप किया कि कम से कम वाराणसी में बीजेपी का जो मेयर है वो अधिक वोटों से जीते। 16 लाख वोटर हैं। तो पार्टी में शुरुआत में बहुत ज़बरदस्त झगड़ा था। और सोचिए कि चुनाव खत्म हो जाने के बाद, मतलब मतदान खत्म हो जाने के बाद भी बनारस जैसे शहर में, जहां हर बार बीजेपी की मेयर जीतता है, वहां अभी भी लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार क्या चल रहा है, बीजेपी जीत जाएगी क्या। इसका मतलब ही है कि इस बार बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत अच्छा नहीं रहा। ये तो कहा जा रहा है कि बीजेपी जीत जाएगी, सब लोग ये मानकर चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ बीजेपी के जो वोटर हैं ना, वो बहुत कट्टर समर्थक हैं। आप किसी को भी टिकट दे दीजिए, वो बीजेपी को चुनाव जिता देते हैं। याद करें, पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसे ही जो योगी सरकार में मंत्री थे नीलकंठ तिवारी, उनको टिकट मिल गया था और लोग कह रहे थे कि नीलकंठ तिवारी को नहीं जिताएंगे, लेकिन बीजेपी के कट्टर समर्थकों ने उनको जिता दिया। कुछ यही हालात अशोक तिवारी को लेकर भी है वाराणसी में, कि तमाम विरोध और ना नुकुर के बावजूद ऐसा लग रहा है कि उन्हें बढ़त मिली हुई है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से होने का और बीजेपी के गढ़ से होने का उनको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। वाराणसी में तो कम से कम यही कह सकते हैं। अब हम एक और सीट का जिक्र करना चाहते हैं और वो है सहारनपुर। सहारनपुर को लेकर शुरुआत में ऐसा कहा जा रहा था कि यहाँ से बीएसपी के उम्मीदवार की जीत तय है। वहाँ से बीएसपी के सबसे बड़े नेता और मुस्लिम चेहरा जो है इमरान मसूद, उनके परिवार की तरफ से किसी को टिकट मिलना था। जब उम्मीदवारी का ऐलान भी नहीं हुआ था तब की ये बात कही जा रही है। और सहारनपुर ये वो सीट है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में ना, वहाँ पर बीजेपी हार गई थी। जो 14 लोकसभा की सीटें यूपी में बीजेपी हारी, उनमें से सहारनपुर भी है और बीएसपी के फजलुर रहमान वहाँ से चुनाव जीते थे। इस बार क्या हुआ कि बीजेपी ने यहाँ से जो उम्मीदवार दिया है वो एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है, और इसीलिए मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूँ। ये इकलौती ऐसी सीट है बीजेपी के लिए, सहारनपुर की मेयर सीट, जहाँ टिकट को लेकर कोई झगड़ा नहीं हुआ। किसी भी बीजेपी नेता ने उसका विरोध नहीं किया, कोई अंदरूनी कलह नहीं, सब गले मिलकर बीजेपी के इस उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। और यही वो वजह है कि बहुत मजबूत होने के बावजूद भी बीजेपी की जीत हो सकती है। कांटे का मुकाबला कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो ताकत हुई वो बीजेपी के उम्मीदवार की, और वो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी जाति का एक वोट भी सहारनपुर शहर में नहीं है। बहुत बड़ा रिस्क लिया बीजेपी ने, एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की कि भले ही आप जानते हैं जाति, बिरादरी और धर्म के आधार पर टिकट दिया जाता है। जिस बिरादरी के लोग अधिक होते हैं, जिस धर्म के लोग अधिक होते हैं, उसी से जुड़े हुए लोगों को टिकट दिया जाता है। यहाँ बीजेपी ने कुर्मी जाति के डॉक्टर मनोज कुमार सिंह को टिकट दिया। अब सहारनपुर में कुर्मी बिरादरी के लोग नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर होने के नाते वो बहुत पॉपुलर है उस इलाके में, लोगों की बहुत मदद करते हैं। जान हो, पहचान हो, ना हो, फिर भी वो सदैव लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो मनोज कुमार सिंह को टिकट दिया बीजेपी ने। वो पिछड़ी बिरादरी के, मैंने कहा, कुर्मी से हैं। बीएसपी से जो उम्मीदवार हैं खजीदा मसूद, वो इमरान मसूद की भाभी और समधन भी हैं। अब इस इलाके में, यानी सहारनपुर के इलाके में, तो इमरान मसूद बहुत बड़े नाम हैं। वो भले ही एक बार विधायक रहें, लेकिन वो जब भी चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस से चुनाव लड़े, तब भी उनको 2-2 लाख वोट मिले। वो इतने लंबे समय से राजनीति में है कि उनको मुसलमानों का वोट तो मिलता ही है, हिंदू बिरादरी का भी एक ठीक ठाक वोट उनको मिल जाता है। तो वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यहाँ नंबर 2 पे इमरान मसूद ही हैं। और इमरान मसूद कुछ महीनों पहले तक समाजवादी पार्टी में होते थे, लेकिन बाद में जब वो बीएसपी चले आए तो उनके और अखिलेश यादव के रिश्ते बहुत ख़राब हो गए। तो अखिलेश यादव उनको हराने के लिए पहुँच गए सहारनपुर। वहाँ उन्होंने रोड शो किया, और वो भी आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर के साथ। यहाँ वो जैन चौधरी को भी बुलाना चाहते थे कि तीनों एक साथ मिलकर रोड शो करें, पर ऐसा नहीं हो पाया। और यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से जिसको टिकट मिला है, वो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं आशू मलिक, जो कभी मोहम्मद आज़म खान के बहुत करीबी हुआ करते थे, उनके छोटे भाई नूर हसन, उनके भाई नूर हसन को यहाँ से टिकट मिला है।
अब सबसे बड़ी यहाँ क्या है जो बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में जाता है कि बीजेपी में कोई कला नहीं है, सबने मनोज का साथ दिया। लेकिन बीएसपी के उम्मीदवार मजबूत होने के बावजूद, जिनके पीछे इमरान मसूद की ताकत है, यहाँ हुआ क्या कि जो वहाँ से बीएसपी के सांसद हैं फजलुर रहमान, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने मदद तो नहीं की इमरान मसूद के जो परिवार की, जो खजीदा मसूद हैं जो उम्मीदवार लड़ रही हैं, उल्टे उन्होंने कहीं ना कहीं नुकसान करने की कोशिश की, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। उनकी वजह से कुछ इलाकों में, ख़ास तौर से जो कुरैशी बोलते हैं, उस बिरादरी के वोटों में बंटवारा हुआ है, तो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। और हिंदू वोटों में बंटवारा बहुत कम हुआ है, तो इसका फ़ायदा भी बीजेपी को मिलेगा। यानी सहारनपुर से बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। फिरोज़ाबाद को लेकर भी तरह तरह की कहानियां कही जा रही थी। फिरोज़ाबाद एक दौर में समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, बदले हुए हालात में अब वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ चल पड़ा है। फिरोज़ाबाद सीट जो है वो ओबीसी महिला के लिए रिजर्व की गई है। यहाँ से टिकट के दावेदार कई थे, लेकिन यहाँ से बीजेपी से कामनी राठौर लड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी से मशरूर फातिमा और बीएसपी से रुखसाना बेगम। और यहाँ हुआ क्या कि रुखसाना बेगम जो बीएसपी से चुनाव लड़ रही हैं, उनके पति मतदान से करीब हफ्ते भर पहले उनका निधन हो गया। बीएसपी उम्मीदवार तब तक उतनी मजबूती से नहीं लड़ रही थी, लेकिन पति के निधन के बाद उनको सहानुभूति वोट मिलने की बात कही जा रही है। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि दो दो मुस्लिम चेहरे आ गए हैं। इन दोनों मुस्लिम चेहरे होने की वजह से मुस्लिम वोटों में बंटवारा है, जबकि बीजेपी का जो अपना कोर वोट है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। तो इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी की बढ़त है। यहाँ जो आम आदमी पार्टी है उसने भी मुस्लिम उम्मीदवार दे दिया, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि कुछ पॉकेट्स में उसको वोट मिले हैं। बीजेपी में क्या है कि शुरुआत में कलह थे, तमाम चीज़ें थी, बागी नेता भी थे, लेकिन इस मुस्लिम वोटों में बंटवारा और बाद में बड़े नेताओं के चुनाव प्रचार करने और बूथ प्रबंधन की वजह से यहाँ बीजेपी बढ़त की ओर है। तो ये फिरोज़ाबाद की कहानी थी। अब चलिए हम आपको लेकर चलते हैं मुरादाबाद, पीतल नगरी। इस सीट का जिक्र हम इसीलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ को लेकर बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं आपस में, जब चर्चा होती है कि रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो पहले फेज में ही चुनाव हो गया। सब यही कह रहे हैं कि क्या सीट फंस गई है, और अगर फंस गई है तो आखिर वजह क्या रही होगी। आइए इसी को डिकोड करते हैं। ये जो मुरादाबाद है, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का होम डिस्ट्रिक्ट है, इसीलिए उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है कि क्या होगा नहीं होगा। और मेयर यहाँ कोई नया नहीं है, जो पिछली बार भी मेयर थे जो चुनाव लड़ रहे हैं, विनोद अग्रवाल, उनको फिर से टिकट दिया गया है। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने सैयद सफुद्दीन को टिकट दिया और कांग्रेस से रिजवान कुरैशी। अब मुरादाबाद से लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एसटी हसन जो हैं वो सांसद हैं, और जो परसेप्शन है उसके आधार पर ये कहा जा रहा था कि बीजेपी का मुकाबला होगा समाजवादी पार्टी से। पहले बीजेपी की बात कर लें। बहुत सारे लोग चाहते थे कि इस बार विनोद अग्रवाल को टिकट न मिले, किसी नए चेहरे को टिकट दिया जाए, ऐसा कहा जा रहा है। बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं, और मैंने भी जिन लोगों से बातचीत की वहाँ पर, वो ये कह रहे हैं कि विनोद अग्रवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, यानी वो मेयर रहे तो उसके खिलाफ लोगों में थोड़ा सा गुस्सा है। लोग एक नया चेहरा देखना चाहते थे, लेकिन विनोद अग्रवाल को ही टिकट मिल गया। समाजवादी पार्टी के मुकाबले यहाँ देखें तो मुकाबला सपा से नहीं है, यहाँ कांग्रेस से है। कांग्रेस के रिजवान कुरैशी से यहाँ कड़ी टक्कर की बात कही जा रही है। ये बताया गया कि जिस दिन पोलिंग था पहले फेज की, उससे ठीक एक दो दिन पहले मुस्लिम समाज में एक तरीके का चर्निंग हुआ। लोग आपस में चर्चा किए कि रिजवान कुरैशी जो है वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से अच्छा लड़ रहा है। तो ये कहा जाता है कि जो जीत रहा होता या अच्छा लड़ रहा होता, उधर की तरफ मुस्लिम वोटर शिफ्ट कर जाता है। यहाँ ऐसा ही हुआ। यही नहीं, रिजवान कुरैशी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका व्यवहार ऐसा है कि उस इलाके के हिंदू वोटरों ने भी उसका साथ दिया है। और अगर ये बात सही है, जो बीजेपी के नेता भी कबूल रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छा लड़ी है, और कई सीटों पर हमने देखा है इस बार कि मुस्लिम समाज में थोड़ा सा मुसलमानों को लेकर के एक वर्ग ऐसा है जिनका मोह भंग हो रहा है या हुआ है इस मेयर चुनाव को लेकर के। पिछली विधानसभा के चुनाव को देखें 2022 के, तो मुस्लिम वोट के जो
जिनको मिल सकता था उनमें से बीएसपी भी थी। बीएसपी ने अच्छी खासे टिकट दिए थे मुसलमानों को। इस बार भी मेयर में देखिए 17 में से 11 मुसलमान उम्मीदवार दिए मायावती ने, लेकिन उस हिसाब से मुसलमानों का समर्थन उनको नहीं मिला। पिछले विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने एक मुश्त अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया, लेकिन इस बार लोकल फैक्टर डोमिनेटिंग हो गए। अखिलेश यादव से जुड़ाव तो रहा, लेकिन वो जुड़ाव लोकल फैक्टर की वजह से कुछ छिटका भी कहीं कहीं पर, जैसे मुरादाबाद में। तो मुसलमानों की पहली पसंद बन गई यहाँ कांग्रेस, और इसीलिए यहाँ मुकाबला बीजेपी का कांग्रेस से है। और ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी को बढ़त है, यानी विनोद अग्रवाल फिर से मेयर बन सकते हैं। तो ये कहानी थी मुरादाबाद की। अब चलते हैं अयोध्या की तरफ। चूँकि जब वहाँ अयोध्या में जब टिकट का ऐलान हुआ कि गिरीशपति त्रिपाठी को इस बार मेयर का टिकट मिल रहा है, तो बड़ा विरोध हुआ। एक वहाँ पाठक जी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दिया, वो बीजेपी से रहे। उसके बाद जो वहाँ महानगर अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी खुले तौर पर इसका विरोध किया। उन्होंने पार्टी की बैठक में भी कहा कि भाई जो व्यक्ति कुछ साल पहले तक कांग्रेस में था, आपने उसको टिकट दे दिया है, तो अब इसमें हम क्या करें, कहाँ से उनको चुनाव लड़ाएं। लेकिन फिर बाद में सबको समझा बुझाकर ठीक किया गया। कहा गया भैया अयोध्या जो है बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई है। ये अयोध्या में ही बीजेपी अगर मुश्किल में हो जाएगी तो फिर किस मुंह से हम जनता के बीच जाएंगे। पिछले 25-30 सालों से अयोध्या और राम मंदिर कहीं न कहीं आस्था के अलावा बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा तो रहा। ये किसी से छिपी नहीं है। पिछले बार जो मेयर थे यहाँ से ऋषिकेश उपाध्याय उर्फ पिंटू उपाध्याय, ये 2017 में ही अयोध्या जो है वो मेयर की सीट बनी, उससे पहले नहीं थी। उनको टिकट उनका कट गया। ये जो मीडिया में तरह तरह की खबरें आई उनके बारे में कि उन्होंने महंगे दर पर ज़मीन की खरीद फरोख्त की है, उस वजह से परसेप्शन के हिसाब से उनका टिकट कट गया। फिर एक राजू दास हैं, वहाँ हनुमानगढ़ी के महंत हैं, वो भी टिकट चाहते थे अपने लिए, वो भी नाराज़ हो गए थे। शुरुआत में कुछ दिन तो वो चुनाव प्रचार में रहे ही नहीं, बाद में समझाने बुझाने पर आए। और ये जो राजू दास हैं उनको आपने टीवी पर कई बार देखा होगा, और चूँकि हनुमानगढ़ी के महंत हैं तो लोगों में उनकी प्रतिष्ठा भी है, तो उनको भी टिकट नहीं मिला था। यानी पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ था अयोध्या में। इसके अलावा अयोध्या में जो 60 वार्ड हैं, वहाँ कम से कम 39 वार्ड पर बीजेपी के बागी उम्मीदवार खड़े हो गए थे, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं ने जाकर वहाँ बहुत मनाया, समझाया, कार्यकर्ताओं को ठीक किया, और उसके बाद हालात संभले हैं। यहाँ जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है वो भी मजबूत है। वो इसीलिए मजबूत है कि वो यहाँ से 2 बार के विधायक रहे और कई सालों तक समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे। जयशंकर पांडे के बेटे हैं आशीष पांडे। अब गिरीशपति त्रिपाठी 2017 तक कांग्रेस में थे। ये आप जानते होंगे, फैज़ाबाद से जो सांसद हुआ करते थे कांग्रेस के, निर्मल खत्री, जो बाद में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, उनके करीबी बताए जाते थे। लेकिन इनको कांग्रेस से, इनको बीजेपी से टिकट मिल गया गिरीशपति त्रिपाठी को। योगी जी को वहाँ 2-2 बार जाना पड़ा। योगी जी वहाँ गए, संतों से उन्होंने बात की, कहा संत महात्माओं की बैठक में कि भाई मैंने तो आप ही के समाज से किसी को टिकट दिलवाया है, उनको चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप सब लोग जाइए और उनके लिए वोट का जुगाड़ करिए। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मतदान खत्म हो चुका है और अभी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी अब वहाँ बढ़त की ओर है। तो ये कहानी अयोध्या की थी। अयोध्या इसीलिए विवादों में रहा टिकट बंटवारे को लेकर, और यही विवाद कहाँ हुआ? प्रयागराज में भी। प्रयागराज में 2 बार से मेयर जो थी वो अभिलाषा गुप्ता थी। अभिलाषा गुप्ता योगी सरकार में मंत्री जो हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, उनकी पत्नी हैं। ऐसा लग रहा था कि जब ये सीट जनरल हो गई है तो अभिलाषा को फिर से मौका मिल सकता, वो हैट्रिक मार सकती हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो कि यूपी के डिप्टी सीएम, उन्होंने अपने करीबी नेता गणेश केसरवानी को टिकट दिला दिया। अब ये बात नंदी को कहाँ से पसंद आए? नंदी जी कोप भवन में चले गए। बहाना उन्होंने किसी और एक नेता का ले लिया कि उन जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़े थे उसको केशव मौर्य ने पार्टी में उनसे बिना पूछे ज्वाइन करा लिया। मामला वैसे ये था कि उनकी पत्नी को टिकट नहीं मिला था, लेकिन बहाना तो कहीं और लगाना, किसी और के कंधे पे बंदूक दागनी थी। तो उन्होंने कह दिया बिना नाम लिए केशव प्रसाद मौर्य का कि भाई ऐसा है कि
कुछ लोग जो है बीजेपी को अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं। इस पर उनको आपत्ति है, ऐतराज़ है। वो दिल्ली भी गए, नेताओं से भी मिले, चुनाव प्रचार में भी उतना हिस्सा नहीं लिया जैसा कहा जा रहा है। वहाँ जब योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा करने गए तब वो मंच पर ज़रूर नज़र आए थे और यहीं पे योगी ने एक बात कही थी, अतीक और अशरफ की किलिंग का जिक्र न किए हुए उन्हें कहा था विश्व प्रधान। उन्होंने ये कहा था कि जैसा आप बोते हैं वैसा आप काटते हैं, ये बात थी। तो शुरुआत में यहाँ भी बीजेपी में बहुत अंदरूनी कलह थी। यहाँ के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने वहाँ लंबा कैंप किया, केशव प्रसाद मौर्य वहाँ गए और फिर जा कर के धीरे धीरे वहाँ पर हालात ठीक किए गए। यहाँ एक दूसरी वजह भी थी, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ थे प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव, कांग्रेस से प्रभाशंकर मिश्र और बीएसपी से सईद अहमद। यहाँ जो मैंने अपने साथियों से बात की वो कह रहे हैं कि कुछ बेल्ट में जहाँ पे अतीक और अशरफ का वर्चस्व था, दबदबा था, यानी कि करेली और उससे सटे हुए इलाके, वहाँ पर वो लोग मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से थोड़े बिदके हुए थे। और बाद में जो अतीक अहमद का बेटा अली का पोस्टर आ गया जिसमें उसने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीएसपी के लिए वोट करने की अपील की थी, लोग बताते हैं कि मुसलमानों के एक तबके में इसका भी असर हुआ और कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ बीजेपी की जीत तय है, आसान जीत होगी, बीजेपी बड़ी आराम से जीतने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। लखनऊ के बारे में क्या जिक्र करें, मतलब लखनऊ तो बीजेपी के लिए गढ़ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, यहाँ से सांसद रहे, वो नहीं रहे, राजनाथ सिंह अब वहाँ से सांसद हैं। मतलब लखनऊ की मिट्टी मिट्टी में बीजेपी है, बुरे हालात में भी यहाँ बीजेपी अच्छा करती रही है। अब उस सीट से मेयर का टिकट मिलना ही समझिए कि अब मेयर हो गए। सुषमा खड़कवाल को यहाँ से टिकट मिला, बहुत लोग लाइन में लगे थे, महिला सीट हो गई थी ये, तो महिलाएं भी बहुत सारी लगी हुई थी। लेकिन राजनाथ सिंह को फैसला करना था यहाँ से किसको टिकट मिलेगा, उन्होंने इनको टिकट दिला दिया। यहाँ से समाजवादी पार्टी से वंदना मिश्रा लड़ रही हैं, जेएनयू से पढ़ी लिखी हैं, वामपंथी विचारधारा की हैं। उनके पति रमेश दीक्षित वो भी लेफ्ट आइडियोलॉजी के हैं, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। अब सोचेंगे एनसीपी से जुड़े हुए लोगों को और लेफ्ट से जुड़े हुए लोगों को अखिलेश यादव ने क्यों टिकट दे दिया। तो बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं राजेंद्र चौधरी, उनके बड़े ख़ास दोस्त होते हैं रमेश दीक्षित, अखिलेश यादव भी जानते हैं, उस वजह से समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। अखिलेश यादव ने उनके लिए मेट्रो में भी चुनाव प्रचार किया, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वहाँ गोमती रिवर फ्रंट पर भी गए। लेकिन जो हालात हैं, बीजेपी बड़ा मजबूत गढ़ है लखनऊ जो है बीजेपी के लिए, तो यहाँ तो बीजेपी की जीत आप पक्की मान कर चलिए। तो लखनऊ हो गया, अयोध्या हो गया, प्रयागराज हो गया। एक और सीट जिसके बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है और कहा जा रहा है कि क्या ये सीट फंस गई है, वो है अलीगढ़। और मैं इसीलिए अलीगढ़ का जिक्र करना चाह रहा हूँ कि 2017 यानी पिछले मेयर चुनाव में अलीगढ़ में बीजेपी हार गई थी। जी हाँ, आपने ठीक सुना, बीएसपी यहाँ से जीत गई थी। ये वो समय था जब 2017 में बीजेपी अपनी पॉपुलैरिटी के टॉप पर थी, तब भी यहाँ बीएसपी जीत गई थी। इस बार यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को टिकट मिला जिसको लेकर के बहुत सारे लोग शुरुआत में नाराज़ थे। उनके परिवार को नगर सेठ कहा जाता है, बड़े कारोबारी हैं। ये जो हल्दीराम मिठाई की कंपनी है, ब्रांड है बहुत बड़ा, उसके रिश्तेदार हैं, उनका नाम है प्रशांत सिंघल। और प्रशांत सिंघल को बताया जाता है कि पार्टी के एक बड़े नेता के आशीर्वाद से उनको टिकट मिल गया। कई सारे लोग टिकट के दावेदार थे। कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भूपेंद्र चौधरी, उनकी मदद मिली उनको। यहाँ समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक ज़मीरुल्लाह को ही चुनावी मैदान में उतार दिया। बीएसपी से सलमान शाहिद जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, टिकट नहीं मिला तो बीएसपी में चले आए और वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ बीजेपी के अंतर कलह की वजह से और साथ ही क्या हुआ कि जो बीजेपी के बागी उम्मीदवार सब खड़े हो गए, तो उसके खिलाफ क्या हुआ ना कि बीजेपी के जो समर्थक हैं, वोटर हैं, उनमें थोड़ी सी निराशा हो गई थी। उस वजह से लोग पूछ रहे थे कि अलीगढ़ की सीट क्या फंस गई है। लेकिन ये कहा जा रहा है मतदान के बाद कि यहाँ भी बीजेपी को बढ़त है। अब चलिए कानपुर, बीजेपी का गढ़ तो ये भी है, लेकिन भाई साहब एक बात बता दूं आपको, जो लोग मुझे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि यहाँ भी टिकट को लेकर बड़ी मारामारी हुई। यहाँ प्रमिला पांडे पहले मेयर थी, फिर उन्हीं को टिकट मिल गया। यहाँ के एक नेता हैं
सांसद हैं सत्यदेव पचौरी कानपुर के, वो अपने परिवार की नीतू सिंह के लिए टिकट चाहते थे। संघ परिवार से जुड़ी हुई हैं वो, उनकी बेटी हैं, उनके लिए टिकट चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। समाजवादी पार्टी ने अमिताभ वाजपेयी, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनकी पत्नी वंदना वाजपेयी को टिकट दे दिया। कांग्रेस की तरफ से पत्रकार रहे हमारी बिरादरी के ही विकास अवस्थी की पत्नी आशनी अवस्थी चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी को शुरुआत में दिक्कत ये हुई कि पार्टी के अंदर कलह बहुत था, झगड़ा बहुत था, आपस में एक दूसरे के खिलाफ मचे हुए थे, क्योंकि टिकट तो एक को मिलेगा, जो बाकी लोग थे वो उसकी टांग काटने में लगे हुए थे पीछे से। तो ये शुरुआत में खूब हुआ, धीरे धीरे बड़े बड़े नेता गए, वहाँ हालात को संभाला गया। यहाँ अखिलेश यादव ने भी जमकर चुनाव प्रचार किया, डिम्पल यादव ने रोड शो किया। उसके बाद क्या हुआ कि अब जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस जो शुरू में गेम में नहीं थी, आप याद करिए यहाँ से कांग्रेस के भी लोग जीतते रहे। श्री प्रकाश जायसवाल जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, उनका गढ़ था ये बताया जा रहा है कि आशनी अवस्थी को भी मुस्लिम बिरादरी का वोट मिल गया मतदान के बाद, जो कहा जा रहा। उसके पीछे ये वजह कही जा रही है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं इरफान सोलंकी, जो अभी जेल में है। ये अंदर खाने लोगों में, मुस्लिम समाज में कुछ लोगों में ये बात बैठी, ये बात फैलाई गई, या कैसे हुआ ये मैं नहीं जानता कि ये जो इरफान सोलंकी जेल गए हैं ना, उसमें अमिताभ वाजपेयी का भी हाथ है। ये बात फैलाई गई या कैसे आई, पर इसका असर हुआ और मुस्लिम वोटर जो है कुछ कांग्रेस में भी शिफ्ट कर गए। इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? अगर वोटों का बंटवारा होगा तो बीजेपी को मिलेगा। प्रमिला पांडे पिछले बार 1 लाख वोटों से करीब जीती थी, इस बार वोट का अंतर तो बहुत कम होगा, लेकिन लोग बता रहे हैं निकल जाएंगी। तो ये कहानी थी कानपुर की। तो कानपुर से भी बीजेपी की जीत लग रही है। गोरखपुर में कोई मुकाबला नहीं, योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है, ये भी बीजेपी का गढ़ रहा है। योगी जी खुद यहाँ वोट डालने गए थे निकाय चुनाव में। यहाँ से जो मेयर का उम्मीदवार हैं मंगलेश श्रीवास्तव, इस बार नया चेहरा दिया गया। समाजवादी पार्टी ने ये भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस हैं काजल निषाद, जो पहले कांग्रेस से भी विधानसभा का चुनाव लड़ी, हार गई। इस इलाके में निषाद का ठीक ठाक वोटर है और मुसलमान। समाजवादी पार्टी ने ये गणित लगाया कि यादव, निषाद और मुस्लिम समाज मिलके हमारा भला कर देंगे। पर यहाँ सबसे बड़े जो फैक्टर हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं और वही फैक्टर चलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब चलते हैं झांसी की तरफ। झांसी में भी बताया जा रहा है कि बीजेपी बढ़त की ओर है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं बिहारी लाल आर्य, समाजवादी पार्टी से हैं सतीश जतारिया। पहले यहाँ रघुवीर चौधरी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन उनका टिकट कट गया, उनकी जगह आ गए सतीश जतारिया, जो पहले एमएलए रहे हैं, विधायक रहे हैं। बीएसपी से भगवान दास फुले। अब देखिए ये तीनों उम्मीदवार कोरी बिरादरी के हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सतीश जतारिया उतनी मजबूती से नहीं लड़े और इसीलिए वोटों के बंटवारे विपक्ष में तमाम वजहों की वजह से यहाँ झांसी में बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। अब हम आपको लेकर चलते हैं गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद जैसे लखनऊ वैसे गाज़ियाबाद बीजेपी का गढ़ है भाई साहब। तो यहाँ क्या होगा, टिकट मिल जाए तो समझिए आप मेयर बन गए। और यही हो रहा है सुनीता दयाल बीजेपी के लिए। पूनम यादव समाजवादी पार्टी से हैं, जानकी बिष्ट आम आदमी पार्टी से हैं, पुष्पा रावत कांग्रेस से हैं, निशारा खान बीएसपी से हैं, लेकिन यहाँ कमल का खिलना तय माना जा रहा है। आगरा के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे मुकाबला हुआ और एक दौर है, मुझे याद है कि आगरा को कहते थे कि बीएसपी की पॉलिटिक्स का लैबोरेटरी यानी प्रयोगशाला। यहाँ जाटव और मुसलमान और ईबीसी यानी अति पिछड़ी जातियाँ, जो काशीराम का कॉन्सेप्ट था ना, वो इतना फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन हुआ करता था। यहाँ बीएसपी हमेशा से मजबूत रही है, जीत भले ही कोई जाए। पिछली बार भी यहाँ से बीजेपी ही जीत गई थी, लेकिन यहाँ लगातार बीएसपी कड़ी टक्कर देती रही है। इस बार यहाँ बीजेपी ने हेमलता दिवाकर उनको टिकट दिया, ये पहले एमएलए रही हुई हैं, और बीएसपी ने यहाँ लता वाल्मीकि को दे दिया। कड़ा मुकाबला हुआ है दोनों के बीच में। लता वाल्मीकि के बारे में ये कहा जा रहा है कि वाल्मीकि साथ में जाटव और मुसलमान, इन तीनों ने मिलकर लता वाल्मीकि को मजबूती दे दी। लेकिन बीजेपी के भी जो वोटर हैं, जो फॉरवर्ड कास्ट हैं, उसके बाद बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, इन सब उनके साथ जुड़े और 34 सालों से यहाँ बीजेपी जीतती रही है।
वार्ड यहाँ 100 हैं, लेकिन कड़े मुकाबले के बावजूद जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि आगरा से बीजेपी की बढ़त है। ज़रा मेरठ चलते हैं। आप पूछेंगे मेरठ क्यों चलते हैं भाई, सबका जिक्र हो रहा है, कुछ के बारे में थोड़ा कम जिक्र किया क्योंकि वहाँ ऐसा मुकाबला ही नहीं था, वन साइडेड टाइप का था, तो क्या बताना। मेरठ के बारे में इसीलिए बता रहा हूँ कि पिछली बार बीजेपी मेरठ हार गई थी, अलीगढ़ हारी थी और मेरठ। पिछली बार 16 मेयर के चुनाव हुए थे, इस बार एक और जुड़ गया है, वो है शाहजहांपुर। लौट के आते हैं मेरठ। मेरठ में भी कांटे की टक्कर बताई जा रही थी पहले, मतदान होते होते चीज़ें बदल गई। अब कैसे बदल गई कि यहाँ आ गया ओवैसी फैक्टर, ओवैसी का पतंग भी यहाँ उड़ गया और ओवैसी के पतंग ने यहाँ बीजेपी की राह आसान कर दी। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट, पहले नहीं लग रहा था मतदान से पहले। यहाँ मेरठ से हरिकांत अहलूवालिया जो कि पंजाबी बिरादरी के हैं, सिख बिरादरी के, उनको बीजेपी ने टिकट दिया, पहले भी मेयर रह चुके हैं ये। और सीमा प्रधान समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान, अखिलेश यादव के बड़े मुंह लगे हैं, सरधना सीट से विधायक चुने गए हैं पहली बार। ये वही सरधना सीट है जहाँ से संगीत सोम चुने जाते थे। अब की बार अतुल ने हरा दिया संगीत सोम को, तो उनकी पत्नी को टिकट मिल गया। इनकी पत्नी 2015 में मुझे याद है ज़िला पंचायत की अध्यक्ष भी थी, बाद में जब बीजेपी की सरकार बन गई तो उनका खेल खराब हो गया। समाजवादी और यहाँ से बीएसपी ने हशमत अली को टिकट दिया और मोहम्मद अनस हैं AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी के, और यही इन्होंने ही खेल खराब कर दिया सीमा प्रधान अतुल प्रधान की पत्नी यानी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का। खेल यहाँ अखिलेश यादव ने रोड शो भी किया, और ये वो इलाका है जहाँ RLD का भी दबदबा है। समाजवादी पार्टी और RLD का गठबंधन है, इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी मजबूती से नहीं लड़ पाई। उसके पीछे पतंग की उड़ान ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट की उड़ान भी कही जा रही है, पर घर का झगड़ा समाजवादी पार्टी का वो भी इफ़ेक्ट कर रहा है। मुझे जो पता लगा है कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रफ़ीक अंसारी, वो भी अपनी पत्नी के लिए टिकट चाहते थे, नहीं मिला, थोड़े से अनमने हो गए। दूसरा जो मोहम्मद अनस हैं, इनको जो दूसरे बड़े नेता उस इलाके के याकूब कुरैशी या फिर शाहिद अखलाक, ये सब कुरैशी बिरादरी के अनस भी हैं, तो उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। तो मेरठ में भी बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। मथुरा राधे राधे जहाँ कहा जाता है, मथुरा वृंदावन जो मेयर की सीट है, वहाँ विनोद अग्रवाल हैं बीजेपी के और उनकी जीत तय मानी जा रही है। यही हाल शाहजहांपुर के बारे में भी कहा जा रहा है। शाहजहांपुर में तो बीजेपी ने इस बार खेल ही कर दिया। अर्चना वर्मा को समाजवादी पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया था, और क्या हुआ कि अचानक वो बीजेपी ऑफिस में नजर आई और बीजेपी में शामिल हो गई और बीजेपी की उम्मीदवार बन गई और ठीक ठाक लड़ गई हैं और बहुत मुकाबला उनके खिलाफ नहीं लग रहा है। तो कुल मिलाकर सभी जगहों का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं और सरसरी तौर पर देखें तो ये लग रहा है जो 17 मेयर के चुनाव हुए, मतदान हुआ 2 अलग अलग फेज़ों में, उसमें से 17 में से 17 यानी क्लीन स्वीप। अगर जो लोगों से मैंने बात की उसके आधार पर लग रहा है क्लीन स्वीप क्या कहें, 17 में से 17 सीट पर एक तरीके से बीजेपी की बढ़त है। एक और फंसी हुई सीट का जिक्र कर लेना चाहता हूं, बरेली का, जहां से बीजेपी से अभी जो मेयर हैं उमेश गौतम वही चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां किसी और को पहले टिकट दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले यहां से टिकट दिया था संजीव सक्सेना को, और उसके बाद में उनके खिलाफ निर्दलीय जो IS तोमर हैं वो चुनाव लड़ने पहुंच गए और उन्हीं को समाजवादी पार्टी और RLD ने समर्थन दे दिया। ये तोमर साहब पहले भी मेयर रह चुके हैं। निर्दलीय होते हुए भी IS तोमर उमेश गौतम के खिलाफ बड़े मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसकी वजह से अभी भी बताया जा रहा है कि उमेश गौतम का पलड़ा भारी है। एक बड़ा चुनाव था ये दोनों, मतलब निकाय चुनाव जो है, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और पार्षद के चुनाव में तो एक बात तय मानिए कि इनमें से कई सीटों पर दूसरी पार्टियां BSP, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, RLD, इन सब को भी उम्मीदवार जीतेंगे, अच्छा करेंगे, और बीजेपी को थोड़ा नुकसान होगा। नुकसान इन वे मैं ये कह रहा हूँ कि कई सारे बागी उम्मीदवार इन सीटों पर उतर गए, उसकी वजह से बीजेपी का प्रॉस्पेक्ट खराब हो गया। पर योगी की अपनी छवि, लॉ एंड ऑर्डर, शहरी इलाकों में देखिए होता क्या है ना, बीजेपी के लिए माना जाता है कि वो
अर्बन पॉकेट के वोटर हैं, अर्बन एरिया में उसके समर्थक हैं। तो शहरी इलाकों में बीजेपी वैसे भी मजबूत रही है, बुरे हालात में भी उसके अच्छे खासे वोट मिलते थे। ये एक तरीके से शहरी इलाकों का चुनाव माना जाता है। जो मेयर का होता है वो 5 लाख से अधिक आबादी वाले जो वोटर होते हैं ना, वहाँ पे मेयर का इलेक्शन होता है। तो एक तरीके से माना जा रहा है कि ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसमें अब साल भर का भी समय नहीं बचा है, उससे पहले एक बड़ा चुनाव था। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी या कांग्रेस को लड़ना चाहिए था, उस तैयारी से तीनों पार्टियां नहीं लड़ी हैं। अब देखिए ना, योगी आदित्यनाथ हर दिन 3-3, 4-4 सभाएं कर रहे थे। क्या आपने इतनी ही मेहनत, इतना ही प्रचार और इतना ही तंत्र लगा के दूसरी पार्टियों को देखा मेहनत करते हुए? यूपी का हर मंत्री, हर नेता, दोनों डिप्टी सीएम, सब मंत्री, विधायक, सांसद, सबको ड्यूटी लगाई गई थी। वो अब चुनाव लड़ने का मतलब एक जो होता है ना कमिटमेंट, पैसन, उस हिसाब से चुनाव लड़े। इसके बावजूद क्या हुआ, बीएसपी भी लड़ी, समाजवादी भी पार्टी भी लड़ी, कांग्रेस की तो मत पूछिए, कांग्रेस तो अनाथ जैसी हो गई है। फिर भी कई सीटों पर, जैसे मैंने मुरादाबाद का जिक्र किया, बाय डिफ़ॉल्ट कांग्रेस कई जगहों पे अच्छा लड़ी है। पर पता नहीं कांग्रेस लड़ना ही नहीं चाहती है। समाजवादी पार्टी लड़ती है पर उस पूरे दमदारी से लड़े। तो 2024 से पहले एक बड़ा मौका था ये विपक्षी पार्टियों के लिए कि यहाँ से एक टॉकिंग हेड ले जाते। 2 सीटों पर उपचुनाव भी हुए हैं विधानसभा के, स्वार और छानबे। वहाँ भी मुझे नहीं लगता विपक्ष के लिए बहुत ज़्यादा कुछ गुंजाइश बची होगी। तो यही लग रहा है कि इस चुनाव से जो बीजेपी एक अच्छा मैसेज लेकर जाएगी 2024 के लिए, और वो उसके लिए रामबाण की तरह काम कर सकता है।